तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है, 9th क्लास के, है ना, वर्णिका पाठ के, 9th क्लास वर्णिका भाग 1 का हिंदी पाठ। कौन सा पाठ? तो बिहार में चित्रकला हो चुका है ना। आज पढ़ना है मधुबनी चित्रकला। ठीक है, तो चलिए बिना देर के मधुबनी चित्रकला पर चलते हैं। ठीक है, कहता है मधुबनी चित्रकला, ठीक ना। मधुबनी चित्रकला में सबसे पहले आता है कहानी बिहार से ही संबंधित है। कहता है मधुबनी चित्रकला, ठीक है, यानी बिहार के मधुबनी के बारे में जानना है। ठीक है, कहता है बिहार की लोक चित्रकला समृद्ध परंपरा मिथिला की रंगीन चित्रकारी को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है। किसको प्रसिद्धि मिली है? तो मिथिला के चित्रकारी को अंतर्राष्ट्रीय, हालांकि मधुबनी चित्रकला को भी अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है। अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही चित्रकारी की इस परंपरा ने समय समय पर प्रबुद्ध जनों का आकर्षण किया है। मतलब कि चित्र जो किया है, लोगों को आकर्षित किया अपने। और प्रसिद्ध चित्रकार उपेंद्र महारथी मिथिला चित्रकार में इतने प्रभावित हुए कि संपूर्ण बिहार के लोक चित्रकारी पर शोध अध्ययन करने वर्षों का समय लगाया। कौन? तो उपेंद्र महारथी। जैसे कि पिछला पाठ में अध्ययन में आया था कि उपेंद्र महारथी क्या थे, बिहार में चित्रकला में काफी योगदान दिए। मिथिला चित्रकला की विशेषता उनके चित्रकला के विशेषज्ञ समझ से पूरे महत्व पूरे संसार में उजागर हुआ इनका चित्रकला से। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो एक चित्र है, ठीक ना, इसमें चित्र में क्या कर मिथिला चित्रकला है और कौन छापे हैं? तो छायांकन अभिषेक चौबे हैं। ठीक है, इसमें क्या दिखाया जा रहा है? तो एक है जो माथा पर कुछ लेकर के ढो रहा है, एक है जो फूल तोड़ रही है ना, और एक है जो कि क्या कर रही है, दोनों समाट, है ना, चावल कूटने वाला कुछ इस प्रकार के यंत्र, पुराने यंत्र में काम कर रहे हैं दोनों, है ना। और इस तरह से चित्र को, और भी किनारे किनारे कुछ बॉर्डर में हाथी दिखाई दे रहा होगा, शायद दिखाई दे रहा है, हाथी, फूल डिजाइन, इस तरह से क्या किया गया, चित्रण किया गया। फूल डिजाइन। यहाँ पे छोटा बच्चा है जो कि क्या बजा रहा है, छोटा बच्चा नहीं माने कि एक पुरुष द्वारा बाजा बजाने की चित्र देगा। और नीचे में भी कुछ न कुछ क्या है, चित्र है। ठीक है, महिलाओं में पैर के पायल का भी चित्र किया गया है, साड़ी पर डिजाइन किया गया है, ठीक है। लेकिन इसमें केवल एक खामी थी कि एक ही तरफ में चित्रित किया जाता था, अर्थात एक ही पक्ष से दिखाया जाता था। बालों में कुछ डिजाइन या तो फिर आंचरा के सीन यहाँ से हो सकता है, बालों नहीं आंचरा के सीन, ठीक है ना, आंचरा का सीन दिया गया आंचल का। एक भाग में क्या कहता है कि लोक संस्कृति में पढ़े लिखे सम्राट पुरुष वर्ग अपेक्षा महिला साम्राज्य विदेशता विज्ञानता दूर जन समाज का महत्व अधिक करता हुआ रहता है। मैंने किस हम सबसे ज्यादा कौन करता है? तो विशेषता विद्वता दूर समाज जन समाज। मिथिला के चित्रकला में महिला वर्ग की प्रधानता निर्वाचित रही है। इसमें किसके बारे में रहता है? महिला के बारे में सबसे ज्यादा। जैसे कि चित्र में दिखाया गया अभी, तो अभी के चित्र में क्या है, महिला थोड़ा सा चित्र में ज्यादा, पुरुष बहुत कम है। परंतु पढ़े लिखे कला प्रेमी जनों का प्रभाव प्रसिद्ध देने के साथ उसमें अनेक परिसर भी पैदा किए। कभी मात्र जमीन भित्तिक कपड़े तक सीमित इस चित्रकारी को कागज तथा कैनवास पर भी अंकन मिलने लगा। पहले कपड़ा पर छपाता था, दीवार पर छपाता था, अब इसको कागज पर भी कच्चे मिलने लगा है, जगह मिलने लगा, ठीक ना। कलाकारों के परिवार में निर्मित प्राकृतिक रंग से ही प्रयोग होते थे, परंतु अब उसमें कृत्रिम रंगों का भी उपयोग खोलकर होने लगा था। जो घर में जो रंग था उसी से होता था, लेकिन अब चित्रकारी कितना महत्व बढ़ गया है कि कृत्रिम रंग, लाल पीला जितने भी तरह के रंग है सभी का उपयोग होने लगा। मिथिलांचल की इस लोक चित्रकला में मधुबनी के चित्र, है ना, या तो मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी के चित्र आगे जाकर काचे से प्रसिद्ध होगी, मधुबनी पेंटिंग से प्रसिद्धि मिली। इस चित्र में रंग, विषय, शैली, समाचार, वर्ग विविधता, सम्राट समाज में अलग अलग दलित जाति के परिवारों का एक स्वतंत्र रूप से विकास हुआ। मतलब कि कलाकारों लोगों का क्या हुआ, विकास हुआ चित्र के माध्यम से। और इसके बाद कहता है उनकी भी अपनी एक परंपरा रही है। ब्राह्मणों के काश्य परिवारों के विकसित शैलियों में रंग चित्रण की और सूक्ष्म विभिन्नताएं देखी जाती है। वैसे समग्रता का देखा जाए तो मिथिला चित्रकला में 3 प्रमुख रूप दिखाई देते हैं। पहला भूमि, पहला क्या चीज का दर्शाया जाता है, भूमि, है ना, भूमि आकलन। दूसरा भित्ति चित्रण, दूसरा क्या है तो भित्ति चित्रण। और तीसरा क्या है तो पत्र चित्रण, यानी कि जमीन पर अल्पना बनाना, दीवार पर की गई चित्र यानी कोहबर का चित्र, और कपड़े के पर चित्रकारी, ये सभी प्रसिद्ध है। जैसे कि यहाँ पर एक चित्र क्या है, मिथिला लोक चित्र अभिषेक चौबे जी छायांकन किए हैं। इसमें एक सूरज का चिन्ह बनाया हुआ,
ठीक है, ठीक है। और साथ साथ पुष्प का चित्र बनाया हुआ है, ठीक है। और साथ साथ क्या है, सूरज के मूंछ के, नाक के, आँख के, है ना, टीका का इस तरह से चित्रण किया गया है, जो कि ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि कपड़ा पर है ना, दीवार पर है। और इसके बाद एक और चित्र आता है, इसमें किस चीज़ की व्याख्या करता है, तो इसमें है ना एक जो है सब माथा पर कुछ ढो रही है ना, और दूसरा जो है एक महिला, ये नाक का यहाँ पर नथिया दिया हुआ है, थोड़ा सा विचित्र लग रहा है बड़ा करके, लेकिन एक कलाकारी है ना, कलाकारी किस प्रकार से। और एक की जो बछड़ा है, ठीक है, और यहाँ एक डंटा से पौधे पर कुछ या बार कर, या तो हाथ में कुछ जादुई छड़ी जैसा कुछ ली हुई है। और यहाँ पर एक छोटा बच्चा है जो कि मुंह से कुछ क्या कर रहा है, बजा रहा है, शायद हेलो चेक बोल रहा हो। बाकी जब तक के कवि के बिना व्याख्या संभव नहीं है, ठीक ना। कवि जो लिखा है वो सबसे अधिकांश। ये भी चित्र जो है कहाँ से लिया गया है, मिथिला लोक चित्र से, जिसका छायांकन अभिषेक चौबे जी किए हैं। भूमि अल्पकन में क्या होता है, भूमि अल्पकन में परंपरा हमारे संस्कृति में रही है। महाराष्ट्र की रंगोली, गुजरात के साथिया, उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र में सांझी, पहाड़ी क्षेत्र में आंजी, राजस्थान में मंडाना, दक्षिण प्रदेश में ओलम, असम में अल्पन, है ना, इत्यादि भूमि और कल्पना से विभिन्न रूप है। मतलब भूमि से संबंधित जो पर्व त्योहार हो, ठीक है ना, इन्हें चौका पुराना कहा जाता है। हमारे यहाँ बिहार में कैसे कहता है, चौका पुराना, ठीक है। वही बात जो चौका पुराना को महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है, रंगोली, ठीक है, गुजरात में साथिया, उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र में सांझी, पहाड़ी क्षेत्र में आंजी, राजस्थान में मांडना, बिहार में चौका पुराना, ठीक है। जो पूजा पाठ के समय कलश स्थापन की जगह अनिवार्य होता है, जहाँ पर पूजा होता है उस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, तो चौका पुराना किया जाता है, ठीक है, जो चावल के आटे से किया जाता है ना। और कहता है कि कलश स्थापन की जगह पर होता है। मिथिला आश्विन या आरीपन कहा जाता है, इसे मिथिला में क्या कहते हैं, आश्विन या आरीपन। यह आरीपन मिथिला के किसी पूजा, उत्सव, अनुष्ठान अथवा विवाह जैसे मांगलिक अवसर पर चित्र किया हुआ रहता है। विवाह के समय आरीपन में कमल फूल, मछली, पुरैन मतलब कमल का पत्ता, बांस इत्यादि के चित्र भी बनाए जाते हैं, यानी कि है ना, इसमें चौका पुराना में इस तरह के चित्र क्या करता है, बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि भित्ति चित्र में कहा होता था, भूमि अल्पकन यानी भूमि पर किया जाने वाले चित्र का अपेक्षण भित्ति चित्र यानी दीवार पर बनाए गए चित्रों में कलात्मक ज्यादा देखते जाते हैं। दीवार पर जो चित्र बनाया जाता है उसकी व्याख्या थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा होता है, किसमें, तो भित्ति चित्र में, किसमें, भित्ति चित्र में। उसकी भाव प्रवणता तथा कल्पनाशीलता अधिक प्रभाव पैदा करती है, उसमें स्थायित्व भी अधिक होता है। मिथिलांचल के भित्ति में सर्वाधिक कलात्मक कोहबर के लेखन में दिखाई पड़ती है, किसमें दिखाई देते हैं, तो कोहबर के लेखन में दिखाई देते हैं, यानी कि बीच वाले जगह में, है ना। इस प्रकार से कुछ चित्र बनाया जाता है और इसके अंदर वाला भाग को कोहबर कहा जाता है, ठीक है ना, बीच वाले भाग को। आगे कहता है मिथिलांचल में यानी मधुबनी चित्रकला में कोहबर चित्रों के 3 भाग होते हैं, क गोसाई, है ना, और गोसाई यानी कुल देवता का स्थान, ख गोबर जहाँ 9 दंपति पहली बार मिलते हैं, यानी कि नए दूल्हा कन्या पहली बार मिलते हैं, और कोहबर का घर का कोनिया यानी कि उसका बाहरी भाग। 3 जगह पर चित्रांकन देखने को मिलते हैं। और अगला भाग में कहता है कि कोहबर चित्रांकन चतुष्कोणीय होता है, आयताकार या वर्गाकार, अर्थात इस प्रकार से होता है अथवा इस प्रकार से कि सबको क्या हो, वर्गाकार हो। और चकेवा चित्रांकन ही परंपरा व्यवहारिक अवसर पर ही कोहबर का अंकन होता है, वही कोई महिला की करती है। इस का चित्रांकन कौन करती है, महिला करते हैं। चित्रांकन में अनार की डंडी कलम की रुई से बनी तुलिका ब्रश का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, तो अनार की डंडी की कलम, अनार की कलम, है ना, जो तन्ना होता है उसको से डंडे बनाया जाता है, ब्रश बनाया जाता है, और रुई से बनी तुलिका ब्रश का उपयोग कर करके मिथिला के चित्रण में राधा कृष्ण रासलीला, राम सीता विवाह, जट जाटिन, ये सभी लोक कथाओं का चित्रण किया जाता था, शादी ब्याह के चित्रण किया जाता है। उसके बाद आता है पट चित्रण। कौन सा चित्रण, पट चित्रण। पट चित्रण में क्या होता है, तो मिथिलांचल में रंगीन चित्रकला को उत्कर्ष प्रसिद्ध शिखरों पर स्पर्श कराया, मतलब कि पट चित्र में रंगीन चित्र बनाया जाता है। कैसा चित्र बनाया जाता है, तो रंगीन चित्र। माना जाता है कि विद्यापति के समकालीन राजा शिव सिंह काल के पट चित्रण के कला विशेष विकास हुआ, किनके समय, तो राजा शिव सिंह के समय, ठीक ना। विभिन्न प्रसंगों के दृश्य अंकित हुए और उन परंपरा का विकास आज आगा जा कैनवास पर दिखाई देता है, मतलब कि कागज पर भी दिखाई देने लगा। यानी कि पट चित्रकला में विकास जो है ऐसे किस पर होया, तो
कागज कनवास पर आज पहुंच चुका है। मिथिलांचल की इस प्रसिद्ध चित्रकला में रेखा रंग उनके सूक्ष्म प्रयोग में देखे जाते हैं और चित्रों के किनारे बॉर्डर में घिरा होना आवश्यक होता है। चित्रों के किनारे जो बॉर्डर होता है ना, सो बॉर्डर का भी घेरना कैसे होता है, जरूरी। जैसे कि यहाँ पे जो किनारे किनारे भाग है कैसे कहलाता है, बॉर्डर। बॉर्डर का भी होना बहुत जरूरी होता है किसमें, तो मिथिलांचल के चित्र में। ये दोहरी रेखाओं वाली जिसमें मछली, फूल, चिड़िया आदि का अंक होता है। बॉर्डर में किस 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 अंकन होता है, मछली का, फूल का, फल के, चिड़िया के, ठीक ना। किनारे यानी सीमा रेखा के अंदर चित्रित किया जाता है। रेखा के रंग कोई स्थान खाली नहीं बचे, खाली जगह को भरने के लिए प्राकृतिक पशु पक्षी का चित्र सहायक होता है। अर्थात इनका यही भावना रहता है कि चित्र में कहीं पर भी जगह खाली ना बचे। जैसे कि चित्र में देखा जाए तो इस भाग में बॉर्डर है तो हाथी उथी बनाया हुआ, फूल भाग बनाया हुआ, ठीक ना। मतलब कि अंदर चित्रकार है, उसके बाद क्या उसमें हो, बॉर्डर हो, क्या हो, बॉर्डर भी होना बहुत जरूरी है, ठीक ना। और आगे के भाग में कहता है कि अब तो मधुबनी पेंटिंग के नाम से विख्यात हो गई है ना। मधुबनी पेंटिंग के नाम से विख्यात हो गई पूरी दुनिया में, परंतु मूलतः इसके पहले प्राकृतिक रंगों का हुआ करता था। माने कि पहले रंग का इसका उपयोग ज्यादा था। चित्रकार अपने घर में स्वयं रंग बनाते थे, उसमें फूल, फल, छाल आदि डाल करके, है ना। और कजरानी के फली, दीप की फुलिया, पेवरी, रामरस, सिंदूर, नील इत्यादि डाल करके रंग बनाते थे। और जैसे बबूल के गोंद का समान उपयोग कर करके, है ना, क्या करते थे, तो गोमूत्र डालते थे, नील गेरू, बकरी का दूध, कौड़ी, मोती, तांबा, तूतिया, ये सब डाल करके रंग बनाया करते थे, ठीक ना। और इसे से चित्रकारी करते थे। आगे के भाग में क्या कहता है, आगे के भाग में कहता है कि मिथिला की चित्रकारी यानी मधुबनी पेंटिंग, मिथिला की चित्रकारी और किस रहते हैं, यानी मधुबनी पेंटिंग पूजा पाठ के मांगलिक अवसरों पर भी होती रही है। यानी पूजा पाठ पर इसका चित्र किया रहता है। और वैसे चित्रों में 4 महादेवियां, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, चामुंडा, है ना। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली और चामुंडा का चित्र भी मिलते हैं, है ना। काली, कमला, तारा, छिन्नमस्तका, मातंगी और फिर षोडाशी, भैरवी, भुवनेश्वरी, धूमावती और बगलामुखी, इन महाविद्याओं का चित्रकला भी परंपरा में रही है। मतलब कि चारों महादेव के बाद उनका भी चर्चा रहा है। इसके बाद के भाग में कहता है कि मिथिला चित्रकला को सुरक्षित रखने और विकास देने के लिए ब्राह्मण तथा कायस्थ परिवारों में चित्रों का अनुष्ठान, संस्कार और सौंदर्य की प्रमुखता रही। इसमें सबसे ज्यादा योगदान किनका रहा है, ब्राह्मण का और कायस्थ परिवार का। इनसे भिन्न कुछ दलित परिवार ने गोबर के रस एवं काले रंग का प्रयोग के साथ चित्रकारी होती थी। और जो लोग थे जो गोबर का रस का उपयोग करके और काले रंग के सहारे क्या करते थे, चित्रकारी करते थे। उनके द्वारा गृहीत विषय लोकाजीर्पण का चित्र ज्यादा मिलता है। माने कि लोकाचारी जीवन में जो चल रहा है, जैसे बच्चे कैसे खेलते हैं, उसका चित्र का अध्ययन ज्यादा मिलता है। मिथिला चित्रकला में जितवापुर का सीता, जगदम्बा देवी, उषा देवी, यमुना देवी, राटी और महासुंदरी देवी विशेष प्रसिद्धि मिली है। किनको किनको प्रसिद्धि ज्यादा मिली है, जगदम्बा देवी, है ना, और यमुना देवी, और साथ साथ तो राटी और महासुंदरी देवी, ठीक है ना। जगदम्बा देवी को 1970 में राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार मिला। जगदम्बा देवी को कब पुरस्कार मिला, तो 1970 में। और सीता देवी को कब मिला, तो 1975 में। रशीदपुर की गंगा देवी 1976 में, जगदम्बा देवी को 1970 में, और रशीदपुर के गंगा देवी को 1976 में। राटी के गोदावरी दत्ता को 1980 में। महासुंदरी देवी, लहरियागंज के शांति देवी को भी चित्रकारी में हस्तशिल्प पुरस्कार मिल चुके हैं। यानी कि इन लोग को काफी पुरस्कार भी मिला है। उसके बाद कहता है 1986 में शिवन पासवान, किसको, तो शिवन पासवान को ही पुरस्कार मिला है। जगदम्बा देवी, सीता देवी, गंगा देवी को क्रमशः 1975, 1981 और 1984 में भारत सरकार ने पद्मश्री भी दिया। कब कब, है ना, तो गंगा देवी सबसे पहले, जगदम्बा देवी यानी 1975 में, और फिर सीता देवी 1981 में, और फिर गंगा देवी 1984 में क्या मिला है, तो पद्मश्री भी मिला है। किनको मिला है, तो इन तीनों, जगदम्बा, सीता और गंगा देवी जी को। मिथिला चित्रकला में आधुनिक रंगों का प्रयोग करके होने लगा, और इसके अलावा बहुत काफी परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब मिथिला चित्र में अभी भी उसी तरह से चित्र होते हैं जैसे कि रोज के कलाकृतियां में हुआ करती है, लेकिन अभी केवल रंग का प्रयोग हुआ है अलग, कृत्रिम रंग का। पहले प्राकृतिक रंग का उपयोग किया जाता था। और व्यक्तिगत रुचि अनुकूल प्रयोग, भावनाएं संभावनाएं बनी रहती है। रेखा प्रधान चित्र होने के कारण इस चित्रकला में रेखा या रंग स्पष्टता कहीं नहीं दिखती। मतलब कि रेखा से मिलकर के बनता है, सभी रेखा से चित्र बनती है, इसलिए इसका रेखा साफ साफ पता नहीं चलता है। और इसके साथ व्यक्ति के भाव व्यंजना देने वाली
मुख्यतः बावजूद चित्र में खाली जगह को भरने या सजावट करने में कलाकार की रुचि भी तथा श्रम भरपूर प्रमाण मिलता है। मतलब कि थोड़ा सा भी जगह खाली नहीं रहना चाहिए, किसमें? तो मिथिला के चित्रकारी में, ठीक ना। और कहता है इसके साथ साथ कि इसमें दुष्ट आत्मा में प्रवेश हो जाता है, वैसे चित्रकार में फूल, पत्ते, टहनी इत्यादि चित्रों से भर देता है। अनार की कलम, बांस की कूंची, सीक या बांस की तिल्ली में लगी हुई रुई, स्वनिर्मित रंगों के सहारे मधुबनी चित्रकला में एक तरफ हजारों बरस पुरानी विरासत को बचा रखा है और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय नाम भी कमाया है। इस तरह से मधुबनी की चित्रकला पूरी दुनिया में क्या है? प्रसिद्ध है ना। यानी कि इसमें जहाँ भी थोड़ा सा जगह मिलता है वहाँ पर क्या करता है? तो सजा देता है, ठीक ना। इस तरह से क्या करता है? जहाँ भी, और इसको बॉर्डर होना बहुत जरूरी है ना। इस प्रकार से क्या करता है? तो सजाता है। जहाँ भी छोटा छोटा रहता है उसको में क्या करता है? तरह तरह के सजाते रहता है ना। मधुबनी के चित्रकला, यहाँ पर पाठ क्या होता है? खत्म होता है। इसके साथ इसका क्वेश्चन आंसर आता है। क्वेश्चन कहता है कि मधुबनी चित्रकला क्या है, परिचय दीजिए। और मधुबनी चित्रकला के कितने प्रचलित रूप हैं, है ना, इसके बारे में ये कुछ क्वेश्चन है, इसको बनाना है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बिहार के नाट्यकला।